अध्याय 18। जब हम पत्थर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो यसाबेउ अपने विशाल महल के द्वार पर खड़ी थी, जो शाही और बर्फीला था, और अपने पिशाच बेटे को घूर रही थी। मैथ्यू ने एक पैर आगे झुककर उसके दोनों गालों पर चुंबन लिया। क्या हम अंदर आएं, या तुम यहीं बाहर ही अभिवादन जारी रखना चाहती हो? उसकी माँ ने हमें जाने देने के लिए पीछे हट गई। मैंने उसकी उग्र निगाहों को महसूस किया और सरसापेरिला सोडा और कार्मेले की खुशबू महसूस की। हम एक छोटे अंधेरे गलियारे से गुजरे, जो आगंतुकों के सिर की ओर सीधे इशारा करते हुए भालों से सजी हुई थी, और मेरे विचार से एक कमरा जिसमें ऊंची छतें और दीवारों पर पेंटिंग थी, जो स्पष्ट रूप से किसी कल्पनाशील 19वीं सदी के कलाकार द्वारा मध्ययुगीन अतीत को दर्शाने के लिए बनाई गई थी, जो कभी था ही नहीं। शेर, फूल डी लिस, मुंह में पूंछ वाला सांप और स्कैलप के गोले सफेद दीवारों पर चित्रित किए गए थे। एक छोर पर सीढ़ियों का एक गोलाकार सेट टावरों में से एक के शीर्ष पर चढ़ता था। घर के अंदर मैंने यसब्यू की घूरने की पूरी ताकत का सामना किया। मैथ्यू की माँ ने फ्रांसीसी महिलाओं में पाई जाने वाली भयानक सुंदरता को मूर्त रूप दिया। बेटे की तरह, जो कि अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी लग रही थी, उसने एक मोनोक्रोमेटिक पैलेट पहना था जो उसके अजीबोगरीब पीलेपन को कम करता था। यसब्यू के पसंदीदा रंग क्रीम से लेकर हल्के भूरे रंग के थे। उसके पहनावे का हर इंच महंगा और सरल था। उसके नर्म बफ रंग के चमड़े के जूतों की नोक से लेकर उसके कानों से लहराते पुखराज तक। गहरे रंग की पुतलियों के चारों ओर ठंडे पन्ने के रंग की धारियां थीं, और उसके गालों की ऊंची धारियां उसके संपूर्ण चेहरे और चमकदार गोरी त्वचा को सुंदरता में बदलने से रोकती थीं। उसके बालों का रंग और बनावट शहद की तरह थी। रेशम का एक सुनहरा छींटा उसकी खोपड़ी के आधार पर एक भारी कम गांठ में फंसा हुआ था। तुमने कुछ विचार तो किया होगा, मैथ्यू। उसके उच्चारण ने उसके नाम को नर्म कर दिया, जिससे वह प्राचीन लगने लगा। सभी पिशाचों की तरह उसकी भी एक मोहक और मधुर आवाज थी। यसब्यू की आवाज में ये दूर की आवाज की तरह लग रही थी, शुद्ध और गहरी। गपशप से डरती हो, मामन? सोचा था कि तुम खुद को कट्टरपंथी होने पर गर्व करती हो। मैथ्यू लापरवाह और अधीर दोनों लग रहा था। उसने चाबियां पास की मेज पर फेंक दी। वे एकदम सही फिनिश पर फिसल गईं और एक चीनी चीनी मिट्टी के कटोरे के तल पर एक खटपट के साथ गिरीं। मैं कभी भी कट्टरपंथी नहीं रहा, यसाबेउ को अपमानित किया गया। परिवर्तन को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। वह मुड़ी और मुझे सिर से पैर तक देखा। उसका मुंह पूरी तरह से कड़ा हो गया। उसे जो कुछ भी दिखाई दिया वो उसे पसंद नहीं आया, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मैंने खुद को उसकी आंखों से देखने की कोशिश की। रेतीले बाल जो न तो घने थे और न ही अच्छे व्यवहार वाले, बाहर ज्यादा समय बिताने से झाया गुलाब जो मेरे चेहरे के बाकी हिस्सों के लिए बहुत लंबा था। मेरी आंखें मेरी सबसे अच्छी विशेषता थीं, लेकिन वे मेरे फैशन सेंस की भरपाई करने की संभावना नहीं थीं। उसकी शान और मैथ्यू के हमेशा शांत रहने के आगे मैं एक बेढंगे देहाती चूहे की तरह दिख रहा था। मैंने अपने जैकेट के हेम को अपने खाली हाथ से खींचा, ये देखकर खुश हुआ कि उंगलियों पर जादू का कोई निशान नहीं था, और उम्मीद थी कि मैथ्यू ने जिस प्रेत चमक का उल्लेख किया था उसका भी कोई निशान नहीं था। माँ, ये डायना बिशप है। डायना, मेरी माँ, यसब्यू डे क्लेरमोंट। शब्दांश उसकी जीभ से लुढ़क गए। यसब्यू के नथुने धीरे से फड़कने लगे। मुझे चुड़ैलों की गंध पसंद नहीं है। उसकी अंग्रेजी त्रुटिहीन थी। उसकी चमकती आंखें मेरी आंखों पर टिकी हुई थीं। वो वसंत की तरह घिनौनी और घृणित रूप से हरी है। मैथ्यू ने कुछ अस्पष्ट बातें बोली, जो फ्रेंच, स्पेनिश और लैटिन का मिश्रण लग रही थीं। उसने अपनी आवाज धीमी रखी, लेकिन उसमें छिपा गुस्सा नहीं छिपाया जा सका। सासुफिट, यसब्यू ने पहचानी जाने वाली फ्रेंच भाषा में जवाब दिया। अपना हाथ अपने गले पर रखते हुए मैंने मुश्किल से निगला और सहजता से अपनी जैकेट के कॉलर की ओर बढ़ा। डायना, यसाबेउ ने इसे एक लंबे ई के साथ कहा, न कि एक आई के साथ, और दूसरे शब्दांश के बजाय पहले पर जोर दिया। उसने एक सफ़ेद, ठंडा हाथ बढ़ाया, और मैंने उसकी उंगलियों को हल्के से अपने हाथों में ले लिया। मैथ्यू ने मेरा बायां हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया और एक
पल के लिए हमने पिशाचों और एक चुड़ैल की एक अजीब सी श्रृंखला बना दी। एनकेंटाडा, वो आपसे मिलकर बहुत खुश हैं, मैथ्यू ने मेरे लिए अनुवाद करते हुए और अपनी माँ की ओर एक गर्मजोशी भरी नज़र डालते हुए कहा। हाँ हाँ, यसब्यू ने अधीरता से कहा, अपने बेटे की ओर मुड़ते हुए। बेशक वो केवल अंग्रेजी और नई फ्रेंच बोलती है। आधुनिक वार्मब्लड बहुत कम शिक्षित हैं। बर्फ जैसी त्वचा वाली एक मोटी बूढ़ी महिला, जिसके सिर पर उलझे हुए काले बाल थे, हाथ फैलाए हुए सामने के हॉल में दाखिल हुई। मैथ्यू, वह चिल्लाए। कोसे एनात्स, व प्लान मर्सीस, ईतू। मैथ्यू ने उसे गले लगाया और उसके दोनों गालों पर चूमा। एताल, उसने अपनी कोहनी पकड़ते हुए मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मैथ्यू ने सहानुभूति में बड़बड़ाया और यसब्यू ने भावनात्मक तमाशे से मुक्ति के लिए छत से अपील की। मार्थे, यह मेरी दोस्त डायने है, उसने मुझे आगे खींचते हुए कहा। मार्थे, लू, एक पिशाच थी, जो मैंने अब तक देखी सबसे बुरी पिशाचों में से एक थी। जब वो पुनर्जीवित हुई तो उसकी उम्र 60 के आसपास रही होगी, और यद्यपि उसके बाल काले थे, फिर भी उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। उसके चेहरे पर रेखाएं फैली हुई थीं, और उसके हाथों के जोड़ इतने टेढ़े मेढ़े थे कि जाहिर तौर पर पिशाच का खून भी उन्हें सीधा नहीं कर सकता था। स्वागत है, डायना, उसने मेरी आंखों में गहरी नज़र डालते हुए रेत और गुड़ की कर्कश आवाज में कहा। उसने मैथ्यू की ओर सिर हिलाया और मेरा हाथ थाम लिया। उसके नथुने फड़क उठे। वो एक शक्तिशाली जादूगर है, उसने मैथ्यू से कहा, उसकी आवाज़ प्रशंसापूर्ण थी। वह कहती है कि तुम एक शक्तिशाली चुड़ैल हो, मैथ्यू ने समझाया। उसकी निकटता ने पिशाच की गंध को लेकर मेरी सहज चिंता को कुछ हद तक कम कर दिया। मुझे नहीं पता था कि इस तरह की टिप्पणी पर उचित फ्रांसीसी प्रतिक्रिया क्या होगी, इसलिए मैंने मार्थे की ओर हल्के से मुस्कुराकर उम्मीद जताई कि ऐसा ही होगा। तुम थक गए हो, मैथ्यू ने कहा, उसकी आंखें मेरे चेहरे पर घूम रही थीं। उसने दो पिशाचों से अपरिचित भाषा में तेजी से सवाल करना शुरू कर दिया। इससे इशारा करने, आंखें घुमाने, जोरदार इशारे करने और आहें भरने का सिलसिला शुरू हो गया। जब यसब्यू की मां ने नए सिरे से रोष के साथ आवाज में एक सपाट, अचानक सूक्ष्मता ले ली, जब उसने जवाब दिया कि उसका नाम लुइसा है, मैथ्यू ने उसकी ओर देखा। यसब्यू ने कंधे उचका दिए। बेशक, मैथ्यू, उसने स्पष्ट निष्ठाहीनता के साथ बड़बड़ाया। चलो तुम्हें व्यवस्थित कर देते हैं। मैथ्यू की आवाज़ मुझसे बात करते हुए गर्म हो गई। मैं भोजन और शराब लाऊंगी, मार्थे ने धीमी अंग्रेजी में कहा। धन्यवाद, मैंने कहा, और धन्यवाद, यसब्यू, मुझे अपने घर में रखने के लिए। उसने नाक सूंघी और अपने दांत दिखाए। मुझे उम्मीद थी कि यह एक मुस्कान होगी, लेकिन डर था कि यह नहीं होगी। और पानी, मार्थे, मैथ्यू ने कहा। ओह, और खाना भी इसी समय आ रहा है। कुछ तो पहले ही आ चुका है, उसकी माँ ने तीखी आवाज में कहा। पत्तियाँ, सब्जियों और अंडों की बोरियां। तुमने बहुत बुरा किया कि उन्हें गाड़ी चलाकर नीचे लाने को कहा। डायना को खाने की जरूरत है, माँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे घर में इतना सारा खाना होगा। मैथ्यू के धैर्य की लंबी डोर पिछली शाम की घटनाओं और अब उसकी ठंडी घर वापसी से ढीली पड़ रही थी। मुझे ताज़ा खून की जरूरत है, लेकिन मैं उम्मीद नहीं करता कि विक्टर और एलेन आधी रात को पाथ से इसे लाएंगे। ये भी खुद से बहुत खुश दिख रहा था, जबकि मेरे घुटने हिल रहे थे। मैथ्यू ने तेजी से सांस छोड़ी, उसने अपना हाथ मेरी कोहनी के नीचे रखा ताकि मुझे संभाल सके। मार्थे, उसने यसब्यू को अनदेखा करते हुए पूछा, क्या तुम डायना के लिए अंडे, टोस्ट और कुछ चाय ला सकती हो? मार्थे ने यसब्यू और फिर मैथ्यू को ऐसे देखा जैसे वो विंबलडन के सेंटर कोर्ट में हो। वह जोर से हंसने लगी। टीसी, उसने खुशी से सिर हिलाते हुए जवाब दिया। हम तुम दोनों को डिनर पर देखेंगे, मैथ्यू ने शांति से कहा। जब महिलाएं हमें जाते हुए देख रही थीं, तो मेरे कंधों पर 4 बर्फीले पैच महसूस हुए। मार्थे ने यसब्यू से कुछ ऐसा कहा कि वो हंस पड़ी और मैथ्यू ने खुलकर मुस्कुराया। मरही ने क्या कहा? मैंने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे बहुत देर से याद आया कि कुछ ऐसी बातें होती थीं, फुसफुसाते हुए या चिल्लाते हुए, जो घर में सभी को सुनाई नहीं देती थीं।
उसने कहा कि हम साथ में अच्छे लगते हैं। मैं नहीं चाहता कि जब तक हम यहाँ हैं, यसाबेउ मुझ पर क्रोधित रहे। उस पर ध्यान मत दो, उसने शांति से कहा। उसकी भौंकने की आवाज़ उसके पित्त से भी बदतर है। हम एक लंबे कमरे में एक दरवाजे से गुजरे, जिसमें कई अलग अलग शैलियों और अवधियों की कुर्सियां और मेज़ें थीं। वहाँ 2 फायरप्लेस थे और उनमें से एक पर चमचमाते कवच में 2 शूरवीरों ने युद्ध किया। उनके चमकीले भाले बिना किसी खून खराबे के बड़े करीने से पार हो गए। भित्तिचित्र स्पष्ट रूप से उसी ओस भरी आंखों वाले शूरवीर उत्साही द्वारा चित्रित किया गया था जिसने हॉल को सजाया था। दरवाजों की एक जोड़ी दूसरे कमरे की ओर जाती थी। यह एक किताबों की अलमारियों से सजी हुई थी। क्या वह लाइब्रेरी है? लासा ने पूछा। यसब्यू की दुश्मनी कुछ पल के लिए भूल गई। क्या मैं अब ऑरोरा कंसर्जेंस की आपकी कॉपी देख सकता हूँ? बाद में, मैथ्यू ने दृढ़ता से कहा। तुम कुछ खाओगे और फिर सो जाओगे। वो एक और घुमावदार सीढ़ी पर आगे बढ़ा, जो लंबे अनुभव की सहजता के साथ प्राचीन फर्नीचर की भूल भुलैया से होकर गुजरी। मेरा अपना मार्ग ज्यादा अनिश्चित था और मेरी जांघें एक धनुषाकार दराज वाली छाती से टकराईं, जिसमें एक लंबा चीनी मिट्टी का फूलदान लहरा रहा था। जब हम आखिरकार सीढ़ी के नीचे पहुंचे, तो मैथ्यू रुक गया। यह एक लंबी चढ़ाई है और आप थक गए हैं। क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? नहीं, मैंने गुस्से से कहा। तुम मुझे अपने कंधे पर उठाकर नहीं गाओगे, जैसे कोई विजयी मध्ययुगीन शूरवीर युद्ध की लूट लेकर भागता है। मैथ्यू ने अपने होठों को एक साथ दबाया, आंखें नाच रही थीं। मुझ पर हंसने की हिम्मत मत करना। वह हंसा, उसकी आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर ऐसे गूंज रही थी जैसे सीढ़ियों पर पिशाचों का झुंड खड़ा हो। आखिरकार, ये ठीक वैसी ही जगह थी जहां शूरवीरों को ऊपर की मंजिल पर रहना चाहिए था। लेकिन मैंने उनमें से एक होने की योजना नहीं बनाई थी। 15वें पायदान पर, मेरे कंधे प्रयास से भारी हो रहे थे। टॉवर के पत्थर के कदम सामान्य पैरों और पैरों के लिए नहीं बनाए गए थे, वे स्पष्ट रूप से मैथ्यू जैसे पिशाचों के लिए डिज़ाइन किए गए थे जो सीढ़ियों में अंतिम मोड़ पर थे। एक कमरा अचानक खुल गया। 6 फीट लंबा, बेहद फुर्तीला, या दोनों। मैंने अपने दांत पीस लिए और चढ़ना जारी रखा। लगभग एक। ओह! आश्चर्य से मेरा हाथ मेरे मुंह तक चला गया। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं थी कि यह किसका कमरा था। ये पूरी तरह से मैथ्यू का ही था। हम महल के सुंदर गोल टॉवर में थे, जिसकी चिकनी, शंक्वाकार तांबे की छत अभी भी थी और यह विशाल मुख्य इमारत के पीछे स्थित था। दीवारों पर ऊंची, संकरी खिड़कियां लगी हुई थीं, जिनके शीशे बाहर की ओर लगे हुए पेड़ों और फूलों से प्रकाश और शरद ऋतु के रंगों की झलक दिखा रहे थे। कमरा गोलाकार था और ऊंची किताबों की अलमारियों ने इसके सुंदर वक्रों को कभी कभी सीधी रेखाओं में बदल दिया था। एक बड़ी चिमनी दीवारों में सीधी खड़ी थी जो महल की केंद्रीय संरचना से टकराती थी। ये चिमनी चमत्कारिक रूप से 19वीं सदी के भित्तिचित्र चित्रकार के ध्यान से बच गई थी। वहाँ आराम कुर्सियाँ और सोफे, टेबल और हैसॉक्स थे, जिनमें से अधिकांश हरे, भूरे और सुनहरे रंग के थे। कमरे के आकार और भूरे पत्थर के विस्तार के बावजूद, कुल मिलाकर प्रभाव आरामदायक गर्मी का था। कमरे की सबसे दिलचस्प वस्तुएं वे थीं जिन्हें मैथ्यू ने अपने कई जीवन में से एक से रखने के लिए चुना था। वर्मीर द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग को एक शेल के साथ बुकशेल्फ पर रखा गया था। ये कलाकार के फॉक कैनवेस से अपरिचित था। विषय मैथ्यू जैसा ही लग रहा था। एक चौड़ी तलवार इतनी लंबी और भारी थी कि कोई भी इसे केवल एक पिशाच ही वेल्ड कर सकता था, और मैथ्यू के आकार का कवच एक कोने में रखा हुआ था। सामने, एक लकड़ी के स्टैंड से लटका हुआ एक प्राचीन दिखने वाला मानव कंकाल था, जिसकी हड्डियां पियानो के तार जैसी किसी चीज से बंधी हुई थीं। इसके बगल की मेज पर 2 माइक्रोस्कोप थे, दोनों 17वीं शताब्दी में बने थे, जब तक कि मैं बहुत ज्यादा गलत न हूँ। बड़े लाल, हरे और नीले पत्थरों से जड़ी एक ओमेट क्रूसिफिक्स को वजन की एक शानदार आइवरी नक्काशी के साथ दीवार में एक जगह पर रखा गया था। मैथ्यू के बर्फ के टुकड़े मेरे चेहरे पर गिर रहे थे जब वो मुझे उसके सामान का निरीक्षण करते हुए देख रहा था। ये मैथ्यू संग्रहालय है, मैंने धीरे से कहा, ये जानते हुए कि वहाँ मौजूद हर वस्तु एक कहानी है।
मैं तो बस अपना अध्ययन कर रहा हूँ। तुम कहाँ थे? मैंने सूक्ष्मदर्शी की ओर इशारा करते हुए पूछा। लालेर, उसने फिर कहा, तुम्हें अभी 30 सीढ़ियाँ और चढ़नी हैं। मैथ्यू मुझे दूसरी तरफ ले गया और दूसरी सीढ़ी पर ले गया। ये भी स्वर्ग की ओर मुड़ी हुई थी। 30 धीमे कदमों के बाद मैं एक और गोल कमरे के किनारे पर खड़ा था, जिसमें एक विशाल अखरोट के 4 पोस्ट बिस्तर पर टेस्ट और भारी हैंगिंग लगी हुई थी। ऊपर की ओर खुले बीम और सपोर्ट थे जो तांबे की छत को अपनी जगह पर रखते थे। एक दीवार के खिलाफ एक टेबल को धकेल दिया गया था, एक फायरप्लेस को दूसरे में रखा गया था और उसके सामने कुछ आरामदायक कुर्सियां रखी गई थीं। सामने एक दरवाजा खुला हुआ था जिसमें एक विशाल बाथटब दिखाई दे रहा था। मैं बाज की मांद की तरह हूँ, मैंने खिड़की से झांकते हुए कहा। मैथ्यू मध्य युग से ही इन खिड़कियों से इस परिदृश्य को देख रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ, संक्षेप में उन अन्य महिलाओं के बारे में जिन्हें वो मुझसे पहले यहाँ लाया था। मुझे यकीन था कि मैं पहली नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ऐसी कई महिलाएं थीं। महल के बारे में कुछ बेहद निजी था। मैथ्यू मेरे पीछे आया और मेरे कंधे के ऊपर से देखने लगा। क्या तुम सहमत हो? उसकी सांस मेरे कान पर हल्की पड़ रही थी। कितनी देर? मैं खुद को रोक नहीं सका और बोला, यह मीनार? उसने पूछा। लगभग 700 साल पुरानी। और गांव वाले, क्या वे तुम्हारे बारे में जानते हैं? हाँ, चुड़ैलों की तरह। पिशाच भी तब सुरक्षित रहते हैं जब वे ऐसे समुदाय का हिस्सा होते हैं जो जानता है कि वे क्या हैं, लेकिन बहुत अधिक सवाल नहीं पूछता। मेडिसन में बिशपों की कई पीढ़ियां बिना किसी शोर शराबे के रह रही थीं। पीटर नॉक्स की तरह वे भी खुलेआम छिपे हुए थे। मुझे सेप्ट टूर्स में लाने के लिए धन्यवाद, मैंने कहा। ये ऑक्सफोर्ड से ज्यादा सुरक्षित लगता है। यूसेबियू के बावजूद। मेरी माँ का साहस करने के लिए धन्यवाद। मैथ्यू ने ऐसे ठहाका लगाया जैसे उसने मेरे अनकहे शब्द सुन लिए हों। कार्नेशन की विशिष्ट खुशबू उस आवाज के साथ आ रही थी। वह ज्यादातर माता पिता की तरह अति संरक्षणवादी है। मुझे बेवकूफ जैसा महसूस हुआ और कम कपड़े भी पहने हुए। मैंने पहनने के लिए एक भी चीज नहीं लाई थी जो उसे पसंद आए। मैंने अपने होंठ काटे, मेरे माथे पर झुर्रियां पड़ गईं। कोको चैनल को यूसेबियू की स्वीकृति नहीं मिली। हो सकता है कि आप थोड़ा ऊंचा लक्ष्य रख रहे हों। हंसा और मुड़ा, मेरी आंखें उसकी तलाश में थीं। जब वे मिले तो मेरी सांस रुक गई। मैथ्यू की आंखें मेरी आंखों, गालों और अंत में मेरे मुंह पर टिकी रहीं। उसका कठोर गुलाब मेरे चेहरे पर आ गया। तुम बहुत जिंदा हो, उसने कर्कश स्वर में कहा। तुम्हें तो बहुत बहुत जवान आदमी के साथ रहना चाहिए। मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने अपना सिर झुका लिया। हमारे होंठ छूने से पहले ही एक ट्रे मेज पर खड़खड़ाए। आप पेड़ और शाखाएं हैं। मार्थे ने मैथ्यू को बुरी नज़र से देखते हुए गाना गाया। वह हंसे और स्पष्ट स्वर में गाने लगे, ऑन फ्रूट्स डे गॉगेस असाजोरा। ये कौन सी भाषा है? मैंने पूछा, अपने पंजों से उतरते हुए और मैथ्यू के पीछे पीछे चिमनी के पास गया। पुरानी भाषा, मार्थे ने उत्तर दिया। ओसिटान। मैथ्यू ने अंडे की प्लेट से चांदी का कवा हटाया। गर्म भोजन की सुगंध कमरे में भर गई। मार्थे ने कविता सुनाने का फैसला किया। आप ये के पास बैठ गए। मार्थे ने खिलखिलाकर हंसते हुए अपनी कमर से तौलिया खींचकर मैथ्यू की कलाई पर मारा। उसने तौलिया हटाया और बैठ गया। यहाँ आओ, यहाँ आओ, उसने उसके सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। बैठो, खाओ। मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे बताया गया था। मार्थे ने मैथ्यू को एक लंबे, चांदी के हैंडल वाले कांच के जग से शराब का एक गिलास पिलाया। मर्सीस, वह धीरे से बोला, और उसकी नाक तुरंत ही उत्सुकतावश शीशे की ओर चली गई। इसी तरह के एक घड़े में बर्फीली ठंडी विस्टा थी, और मार्थे ने इसे दूसरे प्याले में डाला, जिसे उसने मुझे दिया। उसने चाय का एक भापदार कप डाला, जिसे मैंने तुरंत पहचान लिया कि यह पेरिस में मैरिएज फ्रूरेस से आया था। जाहिर है मैथ्यू ने कल रात जब मैं सो रहा था, तब मेरी अलमारी में धावा बोल दिया था और अपनी खरीदारी की सूची में काफी सटीक था। मार्थे ने कप में गाढ़ी क्रीम डाल दी, इससे पहले कि वह उसे रोक पाता, और मैंने उसे चेतावनी भरी नज़र से देखा।
इस समय मुझे सहयोगियों की जरूरत थी। इसके अलावा मैं इतना प्यासा था कि परवाह नहीं कर सकता था। वो अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और अपनी शराब की चुस्की लेने लगा। मार्थे ने अपनी ट्रे से और भी चीजें निकाली, एक चांदी की प्लेट सेटिंग, नमक, काली मिर्च, मक्खन, जैम, टोस्ट और ताज़ा जड़ी बूटियों से सजी एक सुनहरी ऑमलेट। धन्यवाद मार्थे, मैंने हार्दिक कृतज्ञता के साथ कहा। खाओ, उसने आदेश दिया। इस बार उसने अपना तौलिया मेरी ओर तान दिया। मार्थे मेरे पहले कुछ निवाले के उत्साह से संतुष्ट दिखी। फिर उसने हवा सूंघी। उसने भौहें सिकोड़ी और मैथ्यू पर घृणा से चिल्लाया और फिर चिमनी की ओर बढ़ गई। एक माचिस जली और सूखी लकड़ी चटकने लगी। मार्थे, मैथ्यू ने अपना वाइन ग्लास लेकर खड़े होकर विरोध जताया, मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसे ठंड लग रही है, मार्थे ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे स्पष्ट रूप से गुस्सा आ रहा था कि बैठने से पहले उसने इस बात का अनुमान नहीं लगाया था। और तुम्हें प्यास लगी है। मैं आग जलाती हूँ। कुछ ही मिनटों में आग लग गई। हालांकि आग से विशाल कमरा गर्म नहीं हो सकता था, लेकिन इससे हवा की ठंडक कम हो गई। मार्थे ने अपने हाथ साफ किए, एक साथ और खड़े हो गए। उसे सोना चाहिए। मैं सूंघ सकता हूँ कि वह डर गई है। मैथ्यू ने कहा, खाना खत्म होने के बाद वह सो जाएगी। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर प्रतिज्ञा ली। मार्थे ने उसे बहुत देर तक देखा और अपनी उंगली हिलाई जैसे कि वो 15 साल का हो, न कि 1500 साल का। आखिरकार उसके मासूम चेहरे ने उसे मना लिया। वो कमरे से बाहर चली गई। उसके बूढ़े पैर चुनौतीपूर्ण सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। ओसीटान ट्रूबाडोज की भाषा है न? मार्थे के चले जाने के बाद लास्क ने कहा। पिशाच ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता था कि यह इतनी दूर उत्तर में बोली जाती है। हम इतने दूर उत्तर में नहीं हैं, मैथ्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। उनका पेरिस एक मामूली सीमावर्ती शहर से ज्यादा कुछ नहीं था। तब ज्यादातर लोग ओसीटान बोलते थे। पहाड़ियों ने उत्तरी लोगों और उनकी भाषा को दूर रखा। यहाँ के लोग अब भी बाहरी लोगों से सावधान रहते हैं। इन शब्दों का क्या अर्थ है? लासन ने पूछा। तुम पेड़ और शाखा हो, उसने कहा, अपनी आंखें पास की खिड़की से दिखाई देने वाले देहात के कटों पर टिकाते हुए, जहां आनंद के फल निपेंस हैं। मैथ्यू ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया। मार्थे पूरे अंधेरे में गाना गुनगुनाएगी और यसब्यू को मदहोश कर देगी। आग की गर्मी कमरे में फैलती रही और गर्मी की वजह से मुझे नींद आने लगी। जब तक अंडे खत्म हुए, मेरी आंखें खुली रखना मुश्किल हो गया। मैं बहुत जोर से जम्हाई ले रहा था, तभी मैथ्यू ने मुझे कुर्सी से खींच लिया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरे पैर बीच में झूल रहे थे। मैंने विरोध करना शुरू कर दिया। बस, बहुत हो गया, उसने कहा। तुम मुश्किल से सीधे बैठ पाते हो, चलना तो दूर की बात है। उसने मुझे धीरे से बिस्तर के अंत में लिटाया और कंबल को पीछे खींच लिया। बर्फीली सफ़ेद चादरें बहुत ही कुरकुरी और आकर्षक लग रही थीं। मैंने अपना सिर बिस्तर की अखरोट की नक्काशी के सामने रखे तकियों के पहाड़ पर टिका दिया। मैथ्यू ने बिस्तर के पर्दे दोनों हाथों में लिए और उन्हें जोर से झटका दिया। मुझे यकीन नहीं है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, मैंने कहा, एक और जम्हाई को दबाते हुए। मैं झपकी लेने में अच्छा नहीं हूँ। सब कुछ इसके विपरीत है, उसने रूखेपन से कहा। अब तुम फ्रांस में हो, तुम्हें कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं नीचे हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो फ़ोन कर देना। एक सीढ़ी हॉल से उसके अध्ययन कक्ष तक जाती थी और दूसरी सीढ़ी विपरीत दिशा से बेडरूम तक जाती थी। कोई भी मैथ्यू के पास से गुजरे बिना इस कमरे तक पहुंच सकता था। कमरों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था जैसे उसे अपने परिवार से खुद को बचाने की ज़रूरत थी। मेरे होठों पर एक सवाल आया, लेकिन उसने पर्दों को आखिरी बार खींचा जब तक कि वे बंद नहीं हो गए, जिससे मैं प्रभावी रूप से चुप हो गया। भारी बिस्तर के पर्दे प्रकाश को अंदर नहीं आने देते थे और वे सबसे खराब ड्राफ्ट को भी बंद कर देते थे। दृढ़ गद्दे पर आराम करते हुए बिस्तर की परतों से मेरे शरीर की गर्मी बढ़ गई। मैं जल्दी से सो गया। मैं जाग गया और मुझे उल्टे पन्नों की सरसराहट याद आ गई और मैं सीधा बैठ गया, ये कल्पना करने की कोशिश कर रहा था कि किसी ने कपड़े से बने डिब्बे को क्यों बंद कर दिया था।
फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों कपड़े से बने डिब्बे को बंद कर रहा हूँ। फ्रांस। मैथ्यू, अपने घर पर। मैथ्यू, मैंने धीरे से पुकारा। उसने पर्दे हटाए और मुस्कुराते हुए नीचे देखा। उसके पीछे मोमबत्तियां जल रही थीं दर्जनों की संख्या में। कुछ मोमबत्तियां कमरे के चारों ओर लगी हुई स्कोनस में रखी हुई थीं और कुछ फर्श और मेजों पर अलंकृत कैंडेलिब्रा में सजी हुई थीं। उन्होंने संतोष के साथ कहा, जो व्यक्ति झपकी नहीं लेता वो काफी अच्छी नींद सोता है। जहां तक उसे विश्वास था, फ्रांस की यात्रा पहले ही सफल साबित हो चुकी थी। ये वक्त क्या है? अगर तुम मुझसे ये पूछना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक घड़ी खरीदूंगा। मैथ्यू ने अपनी पुरानी कार्टियर कार की ओर देखा। दोपहर के करीब 2 बज रहे हैं। मार्थे शायद किसी भी मिनट चाय लेकर आ जाएगी। क्या तुम नहाना और कपड़े बदलना चाहते हो? गर्म पानी से नहाने के विचार ने मुझे कंबल को धीरे से हटाने पर मजबूर कर दिया। हाँ, कृपया। मैथ्यू ने मेरे उड़ते हुए अंगों को चकमा दिया और मुझे फर्श पर पहुंचाया, जो मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा दूर था। ठंड थी, 100 डिग्री, पत्थर के पत्थर मेरे नंगे पैरों पर चुभ रहे थे। आपका बैग बाथरूम में है, कंप्यूटर नीचे मेरे अध्ययन कक्ष में है, और वहाँ ताज़े तौलिए हैं। अपना समय लें। उसने मुझे बाथरूम में भागते हुए देखा। यह एक महल है, मैंने कहा। 2 खिड़कियों के बीच एक बहुत बड़ा सफ़ेद, अलग खड़ा हुआ लब रखा हुआ था और एक लंबी लकड़ी की बेंच पर मेरा जीर्ण शीर्ण येल डफल रखा हुआ था। दूर कोने में, दीवार में एक शॉवहेड लगा हुआ था। मैंने पानी को गर्म करना शुरू किया, उम्मीद थी कि इसके गर्म होने में काफ़ी समय लगेगा। चमत्कारिक रूप से, भाप ने तुरंत मुझे घेर लिया और मेरे साबुन की शहद और अमृत की खुशबू ने पिछले 24 घंटों के तनाव को दूर करने में मदद की। जैसे ही मेरी मांसपेशियां ढीली हुई, मैंने जीन्स और टर्टलनेक के साथ मोजे पहन लिए। मेरे ब्लो ड्रायर के लिए कोई आउटलेट नहीं था, इसलिए मैंने अपने बालों को तौलिए से रगड़कर और कंघी से बालों को पोनीटेल में बांधकर ठीक किया। मार्थे चाय लेकर आई है। जब मैं बेडरूम में गया तो उसने कहा, टेबल पर रखे चायदानी और कप पर नजर डाली। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय बनाऊं? जब सुखदायक तरल मेरे प्रोएट में गया तो मैंने खुशी से आह भरी। मैं औरोरा पांडुलिपि कब देख सकता हूं? जब मुझे यकीन हो जाएगा कि आप लाइब्रेरी के रास्ते में नहीं भटकेंगे। भव्य दौरे के लिए तैयार हैं? हाँ, कृपया। मैंने अपने मोज़ों के ऊपर लोफर्स पहन लिए और स्वेटर लेने के लिए बाथरूम में भाग गया। जब मैं इधर उधर भाग रहा था, मैथ्यू सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। क्या हमें चायदानी नीचे उतार देनी चाहिए? लासा ने पूछा, और वह रुक गया। नहीं, अगर कोई मेहमान बर्तन छू ले तो वह बहुत नाराज होगी। मार्थे की मदद करने से पहले 24 घंटे प्रतीक्षा करें। मैथ्यू सीढ़ियों से ऐसे फिसला जैसे वह आंखों पर पट्टी बांधकर असमान, चिकने पायदानों को संभाल सकता हो। मैं पत्थर की दीवार पर अपनी उंगलियां टिकाते हुए रेंगता हुआ आगे बढ़ा। जब हम उसके अध्ययन कक्ष में पहुंचे तो उसने मेरे कंप्यूटर की ओर इशारा किया, जो पहले से ही प्लग इन था और खिड़की के पास एक टेबल पर रखा हुआ था। इससे पहले कि हम सैलून में उतरते, मार्थे वहां पहुंच चुकी थी और एक गर्म आग फायरप्लेस में चटक रही थी, जिससे कमरे में लकड़ी के धुएं की गंध फैल रही थी। मैंने मैथ्यू को पकड़ लिया। लाइब्रेरी, मैंने कहा, यात्रा की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। यह एक और कमरा था जो पिछले कई सालों से बेकार सामान और धुएं से भरा हुआ था। एक इतालवी सवोनारोला फोल्डिंग कुर्सी को एक फ्रेंच डायरेक्टरी सचिव के पास खींच कर रखा गया था, जबकि एक विशाल केक टेबल पर 1700 के आसपास डिस्प्ले कैबिनेट रखे हुए थे जो देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें विक्टोरियन संग्रहालय से निकाला गया हो। बेमेल होने के बावजूद कमरे को अखरोट की अलमारियों पर चमड़े से बंधी किताबों और नर्म सोने, नीले और नीले रंग के विशाल ऑब्यूसन कालीन द्वारा एक साथ रखा गया था। जैसा कि अधिकांश पुराने पुस्तकालयों में होता है, उन्हें आकार के अनुसार शेल्फ में रखा जाता था। चमड़े की जिल्दों में मोटी पांडुलिपियां थीं, जो रीढ़ के अंदर और बाहर की ओर ओमेंटल क्लैप्स के साथ शेल्फ में रखी गई थीं। शीर्षकों को वेल्मा के अग्र किनारों पर स्याही से लिखा गया था।
एक बुककेस पर साफ सुथरी पंक्तियों में छोटी छोटी इनक्यूनेबुला और पॉकेट साइज की किताबें थीं, जो 1450 के दशक से लेकर वर्तमान तक के प्रिंट के इतिहास को दर्शाती थीं। आर्थर कॉनन डॉयल की शर्लक होम्स की कहानियों और टी वाइट की द स्वॉर्ड इन द स्टोन सहित कई दुर्लभ आधुनिक प्रथम संस्करण वहाँ थे। 101 चिकित्सा पुस्तकें। यदि यह सब नीचे था, तो मैथ्यू के निचले अध्ययन में खजाने रहते थे। बड़े फोलियो वनस्पति विज्ञान की किताबें, एटलस के अलावा कुछ नहीं था। उसने मुझे कमरे में चक्कर लगाने दिया, शीर्षकों को देखता रहा और हौंफता रहा। जब मैं उसके पास पहुंचा, तो मैं अविश्वास में अपना सिर हिला सकता था। कल्पना कीजिए कि अगर आप सदियों से किताबें खरीदते रहे होते तो आपके पास क्या होता, मैथ्यू ने कंधे उचकाते हुए कहा, जिससे मुझे यूसेब्यू की याद आ गई। चीज़ें ढेर हो जाती हैं। हमने पिछले कुछ सालों में बहुत सी चीज़ों से छुटकारा पा लिया है। हमें ऐसा करना ही था, नहीं तो ये कमरा बिब्लियोथेक नेशनले के आकार का होता। तो ये कहाँ है? मैं देख रहा हूँ, तुम्हारा धैर्य पहले ही खत्म हो चुका है। वह शेल्फ के पास गया, उसकी नज़र किताबों पर पड़ी। उसने काले टूल्ड कवर वाली एक स्मॉल बुक निकाली और मुझे दे दी। जब मैंने उसे पहनाने के लिए मखमली पालने की तलाश की, तो वह हंस पड़ा। बस इसे खोलो, डायना। ये बिखरने वाला नहीं है। मुझे इस तरह की पांडुलिपि को अपने हाथों में पकड़ना अजीब लगा, क्योंकि मैं इसे पढ़ने की सामग्री के बजाय दुर्लभ, कीमती वस्तुएं समझने के लिए प्रशिक्षित था। कवर को बहुत ज्यादा खोलने और बाइंडिंग को तोड़ने से बचने की कोशिश करते हुए मैंने अंदर झांका। चमकीले रंगों, सोने और चांदी का विस्फोट बाहर निकल आया। ओह, मैंने सांस ली। ऑरोरा कंसर्जेंस की जो दूसरी प्रतियां मैंने देखी थीं, वे इतनी अच्छी नहीं थीं। ये सुंदर है। क्या आप जानते हैं कि रोशनी किसने की? बोरगोट ले नोयर नाम की एक महिला। 14वीं सदी के मध्य में वह पेरिस में काफी लोकप्रिय थी। मैथ्यू ने मुझसे किताब ली और उसे पूरा खोला। अब आप इसे ठीक से देख सकते हैं। पहली रोशनी में एक रानी को एक छोटी पहाड़ी पर खड़ा दिखाया गया था, जो अपने फैले हुए लबादे के अंदर 7 छोटे जीवों को आश्रय दे रही थी। नाजुक लताओं ने छवि को फ्रेम किया था, जो चर्मपत्र पर अपना रास्ता घुमाते और घुमाते हुए आगे बढ़ रही थी। यहाँ वहाँ कलियां फूल बन गईं और पक्षी अफेमकॉन प्रकाश में शाखाओं पर बैठे थे। रानी की कढ़ाई वाली सुनहरी पोशाक एक शानदार सिंदूरी पृष्ठभूमि के खिलाफ चमक रही थी। पृष्ठ के निचले भाग में एक काले वस्त्र में एक आदमी एक ढाल के ऊपर बैठा था, जिस पर काले और चांदी के हथियारों का एक कोट था। उस आदमी का ध्यान रानी की ओर था। उसके चेहरे पर एक भावपूर्ण भाव था और उसका हाथ प्रार्थना में उठा हुआ था। कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा। ऑरोरा कंसर्जेंस की एक अज्ञात प्रति, जिस पर एक महिला ने रोशनी डाली है। मैंने आश्चर्य में अपना सिर हिलाया। मैं इसका हवाला कैसे दूंगा? अगर इससे मदद मिलती है तो पांडुलिपि को 1 साल के लिए बेने के लाइब्रेरी को उधार दे दीजिए। बेशक, गुमनाम रूप से। जहाँ तक बॉगेट का सवाल है तो विशेषज्ञ कहेंगे कि यह उसके पिता का काम है, लेकिन ये सब उसका है। शायद हमारे पास इसकी रसीद कहीं होगी। मैथ्यू ने अस्पष्ट रूप से इधर उधर देखते हुए कहा। मैं यूसेब्यू से पूछूंगा कि गॉडफ्रे की चीजें कहाँ हैं। गॉडफ्रे। अपरिचित कोट ऑफ आर्म्स में एक फ्लेउ डी लिस दिखाया गया था, जिसके चारों ओर एक सांप था जिसकी पूंछ उसके मुंह में थी। मेरे भाई, उसकी आवाज में अस्पष्टता गायब हो गई और उसका चेहरा काला पड़ गया। वह 1668 में लुई 15 के नारकीय युद्धों में से एक में लड़ते हुए मर गया। पांडुलिपि को धीरे से बंद करते हुए उसने इसे पास के लेबल पर रख दिया। मैं इसे बाद में अपने अध्ययन कक्ष में ले जाऊंगा ताकि आप इसे और करीब से देख सकें। इस समय यूसेब्यू अपने अखबार यहीं पढ़ती है, लेकिन अन्यथा ये खाली रहता है। आप जब चाहें अलमारियों को ब्राउज कर सकते हैं। इस वादे के साथ वह मुझे सैलून से होते हुए बड़े हॉल में ले गया। हम चीनी कटोरे वाली मेज के पास खड़े थे और उसने निर्माण की विशेषताओं की ओर इशारा किया, जिसमें पुरानी मिनिस्ट्रेल्स गैलरी, अगर में ट्रैपडोर शामिल था, जो फायरप्लेस और चिमनियों से पहले धुआं बाहर निकालता था, चौकोर वॉचटावर जो महल के मुख्य प्रवेश द्वार को देखता था। वह चढ़ाई 1 और दिन तक रुक सकती थी।
मैथ्यू मुझे नीचे की मंजिल पर ले गया, जहां स्टोर रूम, वाइन सेलर, रसोई, नौकरों के कमरे, लाडर और पेंट्री की भूल भुलैया थी। मार्थे एक रसोई से बाहर निकली, 4 हाथों को कोहनी तक ढकते हुए, और मुझे ओवन से निकला एक गर्म रोल दिया। मैंने उसे चबाया, जबकि मैथ्यू गलियारों में चला गया, हर कमरे के पुराने उद्देश्यों को इंगित करते हुए। जहां अनाज संग्रहित किया जाता था, हिरन का मांस लटकाया जाता था, पनीर बनाया जाता था। पिशाच कुछ भी नहीं खाते। मैंने उलझन में कहा, नहीं, लेकिन किराएदारों ने ऐसा किया। मार्थे को खाना बनाना बहुत पसंद है। मैंने उसे व्यस्त रखने का वादा किया। रोल स्वादिष्ट था और अंडे एकदम सही थे। हमारा अगला पड़ाव उद्यान था। हालांकि हम रसोई तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की एक उड़ान से नीचे उतरे थे, लेकिन हम महल को जमीनी स्तर पर छोड़ आए। उद्यान 16वीं शताब्दी के बिल्कुल वैसे ही थे, जैसे जड़ी बूटियों और शरद ऋतु की सब्जियों से भरे हुए विभाजित बिस्तर। गुलाब की झाड़ियां, जिनमें से कुछ में कुछ अकेले फूल बचे थे, सीमाओं को भरती थीं। लेकिन जिस सुगंध ने मुझे आकर्षित किया वह फूलों की नहीं थी। मैं एक निचली इमारत की ओर बढ़ा। सावधान, डायना, उसने पुकारा, बजरी पर आगे बढ़ते हुए। बाल्थासार काटता है। बाल्थासार कौन है? वह अस्तबल के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। घोड़ा आपकी रीढ़ को खरोंचने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मैथ्यू ने कसकर जवाब दिया। मैं एक बड़े, भारी पैरों वाले घोड़े की पीठ के साथ खड़ा था, जबकि एक मास्टिफ और एक वुल्फहाउंड मेरे पैरों के चारों ओर घूम रहे थे, मुझे दिलचस्पी से सूंघ रहे थे। काटेगा नहीं। विशालकाय पेरचरॉन ने अपना सिर इस तरह घुमाया कि वह अपने बेटे को मेरी कमर पर रगड़ सके। और ये सज्जन कौन है? वुल्फ हाउंड की गर्दन पर फर को सहलाते हुए पूछा, जबकि मास्टिफ ने मेरा हाथ अपने मुंह में डालने की कोशिश की। हाउंड का नाम फॉलन है और मास्टिफ का नाम हेक्टर है। मैथ्यू ने अपनी उंगलियां चटकाईं और दोनों कुत्ते दौड़कर उसके पास आ गए, जहां वे आज्ञाकारी ढंग से बैठ गए और आगे के निर्देशों के लिए उसके चेहरे को देखते रहे। कृपया उस घोड़े से दूर हट जाएं। क्यों? वह ठीक है। बाल्थासर ने सहमति में जमीन पर पैर पटका और कान पीछे करके मैथ्यू की ओर गर्व से देखा। अगर तितली उस मधुर प्रकाश की ओर उड़ती है जो उसे आकर्षित करता है, तो ये केवल इसलिए है क्योंकि उसे नहीं पता कि आग उसे भस्म कर देगी। मैथ्यू ने अपनी सांस में बड़बड़ाया। बाल्टासार तभी तक ठीक है जब तक वो उब नहीं जाता। मैं चाहता हूं कि आप दूर चले जाएं इससे पहले कि वह सीढ़ी का दरवाजा तोड़ दे। हम तुम्हारे मालिक को परेशान कर रहे हैं। और उसने पागल तक किन मौलवियों द्वारा लिखी गई कविताओं के अस्पष्ट अंश सुनाना शुरू कर दिया है। मैं कल कुछ मीठा लेकर वापस आऊंगा। मैंने पेट मोड़ा और बाल्थासर की नाक पर चूमा। वह सिसकियां भर रहा था, उसके खुर अधीरता से नाच रहे थे। मैथ्यू ने अपना आश्चर्य छिपाने की कोशिश की। तुमने उसे पहचाना? जियोडानो ब्रंक। अगर प्यासा लावा नाले की ओर भागता है, तो ये केवल इसलिए है क्योंकि उसे क्रूर धनुष के बारे में पता नहीं है, मैंने आगे कहा। अगर यूनिकॉर्न अपने पवित्र घोंसले की ओर भागता है, तो ये केवल इसलिए है क्योंकि वह अपने लिए तैयार किए गए फंदे को नहीं देखता है। क्या आप नोलन के काम को जानते हैं? मैथ्यू ने 16वीं सदी के रहस्यवादी के अपने बारे में उल्लेख करने के तरीके का प्रयोग किया। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। हे भगवान, क्या वह ब्रूनो को मैकियावेल की तरह जानता था? मैथ्यू हर अजीब किरदार की ओर आकर्षित होता था जो कभी जीवित रहा। वह कोपरनिकस का शुरुआती समर्थक था और मैं विज्ञान का इतिहासकार हूँ। आप ब्रूनो के काम को कैसे जानते हैं? मैं एक महान पाठक हूँ, उन्होंने टालते हुए कहा। तुम उसे जानते थे? मेरी आवाज में आरोप लगाने का भाव था। क्या वह एक शैतान था? मुझे डर है कि वह व्यक्ति पागलपन प्रतिभा के बीच की खाई को बहुत बार पार कर गया है। मुझे पता होना चाहिए था। वह अलौकिक जीवन में विश्वास करता था और शेख के रास्ते में अपने जिज्ञासुओं को शाप देता था। मैंने अपना सिर हिलाते हुए कहा। फिर भी वह इच्छा की शक्ति को समझता था। लिनोक ने पिशाच की ओर तेजी से देखा। डेसिम मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जबकि डर मुझे जकड़ लेता है। क्या ब्रूनो ने ऑल सोल्स के लिए आपके निबंध में काम किया है? थोड़ा सा। मैथ्यू का मुंह सख्त हो गया।
क्या आप कृपया वहाँ से चले जाएंगे? हम दर्शन शास्त्र के बारे में किसी और समय बात कर सकते हैं। मेरे दिमाग में कुछ और बातें घूम रही थीं। ब्रूनो के काम में कुछ और भी था जो मैथ्यू को उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता था। उसने देवी डायना के बारे में लिखा था। मैं स्टील से दूर चला गया। बाल्थासार कोई टट्टू नहीं है, मैथ्यू ने मेरी कोहनी खींचते हुए कहा। मैं ये देख सकता हूँ, लेकिन मैं उस घोड़े को संभाल सकता हूँ। ऐसी चुनौती के विचार से ही कीमिया की पांडुलिपि और इतालवी दार्शनिक दोनों मेरे दिमाग से गायब हो गए। आप इतनी अच्छी तरह से बाइक नहीं चलाते? मैथ्यू ने अविश्वास से पूछा। मैं गांव में पला बड़ा हूँ और बचपन से ही घुड़सवारी करता रहा हूँ, ड्रेसेज, जंपिंग, सब कुछ। घोड़े पर सवार होना नौकायन से कहीं ज्यादा उड़ने जैसा था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, हमारे पास अन्य घोड़े भी हैं। बाल्थासार वहीं रहेगा जहां वह है। घुड़सवारी फ्रांस आने का एक अप्रत्याशित बोनस था, जिसने यसब्यू की ठंडी उपस्थिति को लगभग सहनीय बना दिया था। मैथ्यू मुझे अस्तबल के दूसरे छोर पर ले गया, जहां और भी बढ़िया जानवर इंतजार कर रहे थे। उनमें से 2 बड़े और काले थे, हालांकि बाल्थासार जितने बड़े नहीं थे। एक काफी गोल चेस्टनट रंग का था और दूसरा एक बेजेलिंग था। वहां ग्रे एंडालुसियन भी थे, जिनके बड़े पैर और घुमावदार गर्दन थी। एक को पता चला कि उसके क्षेत्र में क्या चल रहा था। समुद्र में ये नर राक्षस है, उसने धीरे से उसके थूथन को रगड़ते हुए कहा। उसका मतलब अग्नि कैंसर है। हम आम तौर पर उसे राकासा कहते हैं। वह खूबसूरती से चलती है, लेकिन वह जिद्दी है। तुम दोनों को अच्छी तरह से साथ रहना चाहिए। मैंने लालच में आने से इनकार कर दिया, हालांकि यह आकर्षक ढंग से पेश किया गया था, और राकासा को मेरे बालों और चेहरे को सूंघने दिया। मेरी बहन का नाम क्या है? फिदत सिल्वा। मैथ्यू ने जब उसका नाम लिया तो फिदत आगे आई, उसकी गहरी आंखें स्नेह से भरी हुई थीं। फिदत यसब्यू का घोड़ा है और राकासा उसकी बहन है। मैथ्यू ने 2 अश्वेतों की ओर इशारा किया। वे मेरे हैं। डाहर और सयाद, उनका क्या मतलब है? उन्होंने अपने स्टॉल की ओर चलते हुए पूछा। डाहर अरबी भाषा में समय के लिए होता है और सयाद का मतलब शिकारी होता है, मैथ्यू ने बताया। मेरे साथ आकर सयाद को खेतों में शिकार का पीछा करना और झाड़ियों को फांदना बहुत पसंद है। डाहर धैर्यवान और स्थिर है। हमने दौरा जारी रखा। मैथ्यू ने पहाड़ों की विशेषताओं की ओर इशारा किया और मुझे शहर की ओर उन्मुख किया। उसने मुझे दिखाया कि महल को कहाँ संशोधित किया गया था और कैसे पुनर्स्थापकों ने एक अलग तरह के पत्थर का उपयोग किया था, क्योंकि मूल पत्थर अब उपलब्ध नहीं था। जब तक हम समाप्त हुए, तब तक मेरे खो जाने की संभावना नहीं थी, आंशिक रूप से केंद्रीय किले के कारण, जिसे खोना मुश्किल था। मैं इतना थका हुआ क्यों हूँ? महल में लौटते समय मैंने जम्हाई ली। तुम्हारी हालत खराब है, मैथ्यू ने झल्लाहट में कहा। क्या तुम्हें वाकई मेरी पिछले 36 घंटों की घटनाओं के बारे में बताने की जरूरत है? उसके आग्रह पर मैं एक और झपकी लेने के लिए सहमत हो गया। उसे अध्ययन कक्ष में छोड़कर मैं सीढ़ियां चढ़ गया और बिस्तर में जा गिरा। मोमबत्तियां बुझाने के लिए भी थक गया। कुछ क्षण बाद मैं एक अंधेरे जंगल में सवारी करने का सपना देख रहा था। मेरी कमर के चारों ओर एक ढीला हरा अंगरखा बंधा हुआ था। मेरे पैरों में चप्पलें बंधी हुई थीं, उनके चमड़े के बंधन मेरे टखनों और पिंडलियों के चारों ओर बंधे हुए थे। कुत्ते भौंक रहे थे और मेरे पीछे झाड़ियों में खुरों की आवाज आ रही थी। मेरे कंधे पर तीरों का एक तरकश टिका हुआ था और एक मुट्ठी में मैंने धनुष पकड़ रखा था। मेरे पीछा करने वालों की भयावह आवाज़ों के बावजूद मुझे कोई डर नहीं लगा। अपने सपने में मैं ये जानकर मुस्कुराया कि मैं उन लोगों से आगे निकल सकता हूँ जो मेरा शिकार करते हैं। उड़ो, मैंने सिफारिश की और घोड़े ने ऐसा किया।